तो चलिए शुरुआत करते हैं। एन 30% के लिए कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। इसका मतलब क्या निकलता है? अगर इसको हिंदी में अगर बात करें तो इसे कह सकते हैं कि वित्तीय औचित्य के सिद्धांत। यानी कि फाइनेंस से संबंधित जो उसकी आवश्यकता कितनी है, उसकी जरूरत कितनी है, इन बातों को लेकर के इस टॉपिक पर चर्चा की गई है। अगर इसका मीनिंग निकालने का प्रयास किया जाए तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमारी वित्तीय शक्तियां दी गई है, तो जब भी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो जो व्यक्ति या जो प्राधिकारी इन वित्तीय औचित्य के लिए मंजूरी देता है, उसे कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहने का अर्थ है कि उसे कुछ तथ्य ध्यान में रखे जाने चाहिए। तो एक तरह से जो कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी है, अगर हम देखें तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है, उसका मुख्य उद्देश्य है, यह एक प्रकार का फंडामेंटल स्टैंडर्ड है। अगर हम इसे समझने का प्रयास करें कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी क्या है, तो ये एक प्रकार का फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स डिसाइड किया गया है। इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। और क्यों बनाए गए हैं? कि फॉर इंश्योरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पब्लिक स्पेंडिंग। यानी जो पब्लिक का पैसा है उसे खर्च करते वक्त हमें कुछ बातों का हमको ध्यान रखना है। उसके लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं। उन्हीं सिद्धांतों को समग्र तौर पर कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी का नाम दिया जाता है। तो एक तरह से यह कुछ मौलिक मानक हैं जिनको हम यहाँ पर समझेंगे। तो पहला मानक इसमें जो बताया गया है वह है कि द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस एंड इकोनॉमी। अब इसका मतलब क्या निकलता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस और इकोनॉमी? तो इसमें एक दो ही वर्ड है जो इंपॉर्टेंट है। तो प्रूडेंस का मतलब होता है विवेक, और इकोनॉमी का मतलब तो सामान्यतः जो होता है वही है मित व्ययता। मित व्यय का अर्थ ये नहीं होता है कि हमें कम खर्च करना है। जितना आवश्यकता है उसी के अनुरूप खर्च करना है, जितनी आवश्यकता है, जितना कम से कम में वह काम चल सके। तो विवेक और मित व्ययता का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में यह कहा जाता है कि शुरुआती तौर पर जो एक्सपेंडिचर हम करने जा रहे हैं उसमें प्राइमा फेसिया जो हमारे पास रहेगा, प्राइमा फेसिया हमारा जो रहना चाहिए, वो जितनी रिक्वायरमेंट है वह उस रिक्वायरमेंट से, यानी जितनी डिमांड है, जितनी जरूरत है, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि जितनी मांग है उस मांग से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को जो भी सार्वजनिक सार्वजनिक धन जितना उपलब्ध है उसमें से व्यय करना है, उसमें वैसी ही सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए जैसे कि स्वयं के धन के संबंध में खर्च करते वक्त इंसान बरतता है। यानी कि यहाँ पर हमको सामान्य विवेक के आधार पर अगर ये इन खर्चों पर ध्यान रखना है, और ये सामान्य विवेक ठीक उसी प्रकार इस्तेमाल करना है, उसी प्रकार प्रयोग करना है जैसे व्यक्ति खुद के धन के संबंध में बरतता है। तो जैसे खुद के धन के संबंध में जिस प्रकार की सामान्य विवेक का इस्तेमाल करते हुए पैसे का कहाँ कितना उपयोग है, जहां आवश्यकता नहीं है वहां नहीं करना है, तो इन बातों का ध्यान वो रखता है। फॉर द एग्जाम्पल अगर हम इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करें तो इसे कह सकते हैं कि इस नियम का जो वास्तविक अर्थ निकलता है कि व्यय जो होना चाहिए वो आवश्यक और उचित होना चाहिए। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा व्यय है वह आवश्यक हो, साथ साथ में उचित हो। तो आवश्यक और उचित होना चाहिए। साथ ही साथ जब भी कोई अधिकारी किसी सार्वजनिक धन के साथ खर्च कर रहा हो तो ठीक उसी प्रकार खर्च करते वक्त ध्यान रखना चाहिए जैसा कि हम निजी धन खर्च करने वक्त में करते हैं।
इसे थोड़ा सा अगर और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें कि मान लिया जाए एक कार्यालय में एक नया प्रिंटर हमको लेना है, हमारे ऑफिस में किसी अधिकारी को एक नया प्रिंटर लेना है। तो अधिकारी इसमें क्या करेंगे कि विभिन्न प्रकार के मॉडल्स को देख रेख करेंगे कौन सा प्रिंटर चाहिए। तो एक इसमें दो प्रकार के अधिकारी आपको देखने को मिल सकते हैं। जो यहाँ पर पहला अधिकारी है वह एक पहला अधिकारी जो इसमें है वह एक ऐसे प्रिंटर को खरीदने के लिए जोड़ देता है जो कि कार्यालय की जरूरतों के अनुसार से है। ठीक है, कार्यालय की जरूरतों के हिसाब से है, जरूरतों के हिसाब से ये बनाया गया और जिसकी सर्विस अच्छी है। ठीक वैसे ही है जैसे कि अगर वो अपने घर के लिए खरीदते तो उतने ही कीमत का वो खरीदते जितनी की उनको जरूरत है। दूसरा इसमें ऐसा केस हो सकता है, इसमें व्यक्ति, दूसरा अधिकारी इसमें ऐसा हो सकता है कि वह खरीदते वक्त में जो दूसरा अधिकारी है वह क्या करेगा कि ठीक उसी आवश्यकता के लिए अधिकारी ने क्या किया, एक महंगा, काफी हाई टेक्निकल क्वालिटी का उन्होंने प्रिंटर खरीदा या प्रिंटर का ऑर्डर उन्होंने अप्रूव किया। काफी अच्छी क्वालिटी का है, वो कह रहे हैं कि हमें हमें तो अच्छी क्वालिटी का चाहिए। पर आप इस सिद्धांत के हिसाब से अगर आप देखें तो सिद्धांत क्या कहता है, सिद्धांत यह कहता है कि जितनी जरूरत थी उस जरूरत से ज्यादा हाई क्वालिटी का उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है, इतने से काम चल सकता था। मान लिया जाए दूसरा एग्जाम्पल है कि यदि एक ऑफिस में एक क्लर्क को काम करने के लिए सिर्फ उसे एमएस ऑफिस पर काम करने की आवश्यकता है, इससे अधिक और इंटरनेट चलाने की, तो निश्चित तौर पर कि उस कंप्यूटर में हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स कार्ड की आवश्यकता नहीं है। पर अगर हम ऐसा कोई कंप्यूटर खरीदते हैं जिसमें हाई क्वालिटी ग्राफिक्स कार्ड है या काफी उच्च तकनीक वाली सुविधाएं हैं तो वह व्यर्थ की खर्च मानी जाएगी। तो यह इस सिद्धांत का जो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस और इकोनॉमी के संबंध में ये जो जानकारी थी ये इसका पूरा अर्थ निकलता है। आइए चले दूसरे सिद्धांत की ओर चलते हैं। दूसरा सिद्धांत है द प्रिंसिपल ऑफ नो पर्सनल एडवांटेज, यानी कि यहां हमें किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं देखना है। कोई व्यक्तिगत लाभ हमको यहां पर नहीं देखना है। तो किसी भी प्राधिकारी को कोई व्यय अगर स्वीकार कर रहा है और अपनी पावर का वो यूज करके ऐसे आदेश बिल्कुल ही नहीं पारित करने चाहिए जो यह प्रत्यक्ष जो व्यक्तिगत लाभ है, ना तो यह प्रत्यक्ष होना चाहिए और न ही परोक्ष होना चाहिए। प्रत्यक्ष तौर पर भी नहीं होना चाहिए और परोक्ष तौर पर भी नहीं होना चाहिए। अब इसको कैसे हम समझें, इसका अर्थ ये हुआ कि कोई व्यक्ति अपने आधिकारिक पद का व्यक्तिगत लाभ के लिए, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो उसे कह सकते हैं, इसके लिए यह सख्त नियम बनाए गए हैं कि हम किसी भी तौर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या उसे परोक्ष कहें, हम इसे अपना लाभ नहीं देखना चाहिए। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक अधिकारी है, उनके रिश्तेदार का खान पान का व्यवसाय है। मान लिया कि कोई एक ऑफिशियल है जिसका कि उसके जो रिश्तेदार हैं उसका कोई कैटरिंग का बिजनेस है। ठीक है, उनका कैटरिंग का बिजनेस है और अधिकारी किसी कार्यक्रम के लिए, यही अधिकारी कोई ऐसा फंक्शन होने वाला है जिस फंक्शन में कैटरिंग की आवश्यकता है, तो उनका जो ये रिश्तेदार है वो भी इसमें भाग ले सकता है क्योंकि यह खुली हुई निविदा होती है। परंतु यह जो ऑफिशियल हैं ये क्या करते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन हायर ऑफिशियल को दे दी जाती है कि भाई जो ये कैटरिंग वाला है, ये जो कोई मान लेते हैं कि राम प्रसाद जी हैं, तो ये जो कैटरिंग वाले हैं ये मेरे रिश्तेदार लगते हैं। तो पहला तो ये सूचना दे देना है। दूसरा इनको ये काम करना है कि उस प्रक्रिया में भाग लेने से उन्हें बचना चाहिए, प्रक्रिया में भाग लेने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि निर्णय पर रिश्तेदार होने के कारण या जान पहचान होने के कारण प्रभाव होने की संभावना हो सकती है। तो यह एक पहला तरीका हुआ और ये सही तरीका हुआ जो प्रिंसिपल ऑफ नो पर्सनल एडवांटेज से है। ठीक है, अब इसमें एक दूसरा परिस्थिति और भी हो सकता है।
दूसरी परिस्थिति क्या बन सकती है कि मान लिया कि एक ऑफिशियल ऐसा है या एक मैनेजर ऐसा है जो कि क्या करता है, उसका मान लिया खुद उसी के लाइफ पार्टनर का या रिश्तेदार का एक शॉप की दुकान है, ठीक है, एक शॉप है, और इस मैनेजर को कुछ सामान खरीदना है, कोई एक्स वाई जेड एक सामान खरीदना है। तो एक्स वाई जेड सामान का जो सामान्यतः मूल्य है वो 100 रुपये है। लेकिन यह क्या करता है, यह अपने इस नजदीकी रिश्तेदार की शॉप से इसको खरीदने की मंजूरी देता है, और इसे इसकी कीमत 120 रुपये तक, अनुमान अनुमान के तौर पर, या 120 रुपये अगर इसका ऐसा मान लेते हैं, तो इसको खरीदने की मंजूरी भी दे देता है। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि इसका प्रत्यक्ष लाभ तो नहीं है, क्योंकि उसको सीधा सीधा कोई फायदा नहीं हुआ है, परंतु ये इसका रिश्तेदार था और यहां से इसने परोक्ष तौर पर लाभ लिया है, क्योंकि ये जो धन, एक तो अतिरिक्त खर्च किया गया, और दूसरा जो अतिरिक्त धन हुआ वो उसके रिश्तेदार के पास गया। तो इस प्रकार इन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर लाभ कमाया। अब इस सिद्धांत के बाद हम चले तीसरे सिद्धांत की ओर। तीसरा सिद्धांत कहता है एक्सपेंडिचर फॉर जनरल बेनिफिट नॉट प्राइवेट इंटरेस्ट, यानी कि जो भी हम एक्सपेंडिचर करेंगे वह सामान्य लाभ के लिए होना चाहिए। जो भी एक्सपेंडिचर हम करने वाले हैं वह सामान्य जन के लाभ के लिए होना चाहिए, न कि निजी लाभ के लिए नहीं। यहां पर बोलेंगे निजी लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। एक ध्यान रखना, ये तीसरा हमारा नियम है। तो चाहे हम कोई भी जब भी सार्वजनिक धन का उपयोग कर रहे हैं, इसका उपयोग किसी, मान लें कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए या समुदाय के लिए, इसके लाभ के लिए सामान्यतः नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि कुछ विशेष उसमें स्पेसिफिक कंडीशन नहीं डाला हुआ है। इसके लिए कुछ विशिष्ट नियम बनाए गए हैं, कुछ एक्सेप्शंस बनाए गए हैं, उन एक्सेप्शंस के आधार पर यह एक्सपेंडिचर किया जा सकता है। ठीक है, या तो पहला हो कि अगर ऐसा कुछ विशेष खर्च किया गया है और यहां पर जो व्यय की राशि है बिल्कुल नगण्य हो, बहुत कम है, ठीक है, बिल्कुल नगण्य है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लें कि अगर हमें कि एक ग्लास ऑफ वाटर किसी विजिटर के लिए कोई गवर्नमेंट ऑफिस में है, तो उसके लिए जो एक्सपेंडिचर वगैरह रहेगा जो खरीदा गया है, वह कोई बहुत मैटर नहीं करता है, बहुत अगर माइनर है एक्सपेंडिचर है तो थोड़ा बहुत उसमें से जो राशि है ऊपर नीचे हो सकती है। जजमीन की कोई भी अगर प्रोवाइडिंग अगर ग्लास ऑफ वाटर टू ए विजिटर एट ए गवर्नमेंट ऑफिस इज ए परमिसेबल एक्सपेंस है एक प्रकार का, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए तो ये नहीं है, तो इसको इनसिग्निफिकेंट माना जा सकता है। दूसरा एक्सेप्शन हम ऐसा मान सकते हैं कि ऐसा कोई क्लेम और अमाउंट, किसी जो राशि खर्च की गई है उसका दावा जो है कानून की अदालत में लागू किया जा सकता हो। मान लिया कि किसी कोर्ट ने ऐसा बोल करके रखा है कि कोई स्पेसिफिक अमाउंट कंपनसेशन के तौर पर किसी विक्टिम को दिया जाना चाहिए, यानी कि यहाँ अपवाद के तौर पर। दूसरा क्या है कि कोर्ट ने अगर ऑर्डर कर दिया है, अगर कोर्ट ऑर्डर है कि किसी स्पेसिफिक व्यक्ति विशेष को कोई, ये हो सकता है कोई विक्टिम हो सकता है, उस विक्टिम को कुछ पे करना है, तो हुआ तो व्यक्ति विशेष को ही लाभ पहुंचाया गया, परंतु यहां पर क्या है कि कोर्ट के आदेश हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेज में इस तरह की चीजों को इस श्रेणी में, एक्सपेंडिचर फॉर जनरल बेनिफिट नॉट प्राइवेट इंटरेस्ट की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। या तीसरा ऐसा हो सकता है कि पहले से कोई एक प्रथा चली आ रही है एक्सपेंडिचर करने की, ठीक है, कोई निर्धारित प्रथा है, मान्यता प्राप्त नीति है, कोई मान्यता, कोई मान्यता प्राप्त कोई नीति है, पहले से कोई नीतियां बनाई गई है, सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाई जाती है, या कोई प्रथा पहले से चली आ रही है। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि स्कॉलरशिप देने की प्रथा, स्कॉलरशिप देने की प्रथा, तो स्कॉलरशिप जो दिया जाएगा वो किसी व्यक्ति विशेष को दिया जाएगा या किसी समुदाय विशेष को भी कभी कभी दिया जाता है। तो तो इस प्रकार की चीजों को, इस जो एक्सपेंडिचर फॉर जनरल बेनिफिट नॉट प्राइवेट इंटरेस्ट है, तो यहाँ जो नॉट प्राइवेट इंटरेस्ट वाला एरिया है, इसमें इस प्रकार की चीजों को नेग्लेक्ट किया जा सकता है या नेग्लेक्ट किया जाता है। अब चलते हैं चौथे नियम की ओर।
हमारा फोर्थ लॉ है, अलाउंसेज आर फॉर रीइंबर्समेंट नॉट फॉर प्रॉफिट। यानी कि जो भत्ते मिलते हैं, कर्मचारी को जो भत्ते मिलते हैं, वो भत्ते प्रति रीइंबर्समेंट के लिए होने चाहिए, यानी कि प्रतिपूर्ति के लिए होने चाहिए। अमूमन जो लोग टीए लेते हैं, टीए का जो पेमेंट मिलता है, वह यह सोच करके नहीं लिया जाना चाहिए कि यह लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया है। ये जो भत्ते दिए जाते हैं वो प्रतिपूर्ति के लिए किए जाते हैं, जो नुकसान हुआ है या जो एक्सपेंडिचर हुआ है, तो किसी विशेष प्रकार के व्यय को पूरा करने के लिए जो दिए जाने वाले भत्ते हैं, जिनमें कि हम, एक तो यात्रा भत्ता बहुत ही कॉमन भत्ता है। इस यात्रा भत्ते की राशि को हमें इस प्रकार से भी नियमित किया जाना चाहिए, या इसे इस ढंग से रेगुलेट किया जाना चाहिए कि भत्ता जो है वो पूरे तौर पर, समग्र तौर पर प्राप्त, जो भी रिसीवर है, उसके लाभ का स्रोत ना हो। यात्रा जो है यहाँ पर, यह किसी लाभ के स्रोत के तौर पर न गिना जाए। हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई जो भत्ता है बार बार लेकर के किसी लाभ के तौर पर तो ऐसा नहीं कि वसूल कर रहा है। यानी कि भत्तों का जो आधिकारिक उद्देश्य है, वो कर्तव्य के दौरान, इसका जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए कि कर्तव्य के दौरान खर्चों को कवर करना है, खर्चों को कवर करना है, न कि अतिरिक्त आय प्रदान करनी है। ठीक है। अब इसमें कुछ केसेज हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि एक कर्मचारी एक आधिकारिक दौरे पर जाता है और नियमों और वास्तविक खर्चे के अनुसार ही यात्रा भत्ते का दावा करता है। अगर ऐसा वो करता है कि वह नियम के अनुसार से और जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर वो खर्च करता है और उसके हिसाब से दावा करता है, तो वहां पर वह इस नियम का पालन करता है। दूसरा एक अधिकारी है जो दौरे के दौरान में पूरे दैनिक भत्ते का दावा करता है, लेकिन मान लिया कि उसे आवास की लागत से बचाने के लिए क्या करता है, रिश्तेदार के साथ रहता है। मान लिया कि एक दूसरा व्यक्ति है, वो क्या करता है, यात्रा भत्ते पर गया है, मैं दूर गया, किसी यात्रा पर काम करने के लिए गया है, तो इसमें वो दो चीज हो सकता है। एक तो जो उसका टीए मिला है, और दूसरा उसको रेजिडेंस के लिए जो निवास स्थान के लिए जो भत्ते मिले हैं, तो वो क्या करता है कि ये तो लेता ही लेता है, ये रेजिडेंस के लिए जो होटल है उसको यूज नहीं करता है। वो क्या करता है, जा करके किसी फैमिली वाला या किसी दोस्त वगैरह के घर पर रह लेता है। लेकिन जब वो क्लेम करता है तो वह टीए और जो होटल एक्सपेंडिचर है, वो दोनों क्लेम करता है। तो यह क्या है, यह नियमों का उल्लंघन है कि जब आपने सरकारी खर्च पर किसी प्रकार के नियम को, जो सरकारी खर्च पर हुआ ही नहीं है, वैसे किसी चीज का आप क्यों डिमांड कर रहे हैं। आपका जो नॉर्मल टी एक्सपेंडिचर है वो वसूलिए। चूंकि होटल में खर्चा आपने नहीं किया है, आप रिश्तेदार के घर पर रहे हैं, तो वैसे के केस में आपको यहाँ पर जो वसूल रहे हैं वो गलत है, वो एक्सपेंडिचर गलत माना जाएगा। सिमिलर टाइप का ये केस कुछ समय पहले, कुछ साल पहले किरण बेदी थी, उनके संबंध में न्यूज में काफी आया था कि उन्होंने संस्था से या सरकार से, उसमें सरकार से जो प्लेन का किराया लिया था वो अपर का लिया था, और वो यात्रा की थी उससे लोअर स्टैंडर्ड में, लेकिन उन्होंने पैसा अपर श्रेणी का लिया था। बाद में उन्होंने ये बताया था कि जो अतिरिक्त धन था उन्होंने संस्था को दान कर दिया था। परंतु उस स्थिति में भी वहां पर उसे क्या हम समझ सकते हैं, गलत ही कह सकते हैं कि जब हमने लोअर क्लास में यात्रा किया है तो हमें उस खर्चे का भी जो हिसाब मांगना चाहिए या खर्चा मांगना चाहिए, वो लोअर क्लास का ही हमको मांगना चाहिए। वो सेम केस यहाँ पर है कि जब कर्मचारी ने अपने दोस्त का या अपने रिश्तेदार के घर का इस्तेमाल किया रेजिडेंस के लिए, तो उससे होटल का खर्च नहीं मांगना चाहिए। कहने का यहाँ पर जो हमारा अर्थ है, जो ध्यान रखने योग्य चीजें हैं कि मैंने यह एक ऐसा, मतलब प्रक्रिया में एक जांच का विषय है, या जांच करनी चाहिए कि हर खर्च के प्रस्ताव को के पहले या तो वित्त विभाग की समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। तो यह जो कुल मूल नियम थे, मूल नियमों से हमने इसमें से जो कुल मूल नियम चुने थे, तो यह कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज का ये कुल मूल नियम है, जिसे कि सरकारी धन की राशि के खर्च करते वक्त में ध्यान दिया जाना चाहिए। तो अब हम बात करने जा रहे हैं
अगला टॉपिक, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर रेलवे बजट। एक तो हमने अभी अब देख लिया कि हमको अगर कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी को अगर फॉलो करें तो हम उसमें से उसको देख करके उसको समझ करके हम बजट पर जो खर्च है उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर है कि रेलवे जो बजट है उस पर हमारी सरकार का यानी संसद का नियंत्रण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार इन खर्चों पर वो ध्यान रखती है। जो रेलवे के वित्त है, जो नीति है, उस पर संसद का नियंत्रण एक मल्टीपल प्रक्रिया के तहत में मल्टी फेसेट प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, जो कि विभिन्न समितियों के प्रक्रियाओं के माध्यम से की जाती है। इसमें जो उद्देश्य होता है वह यह सुनिश्चित करना होता है कि जो देश की जीवन रेखा है, जो भारतीय रेलवे जिसे हम अपने तौर पर जानते हैं, खास तौर पर लाइफ लाइन के तौर पर हर बार अपने आप को यह साबित करती है, यह लोकतांत्रिक तौर पर जवाबदेह बने, वित्तीय तौर पर विवेकपूर्ण बने और जनता की जरूरतों के प्रति यह उत्तरदायी बना हुआ रहे। ठीक है। तो इसमें जो पहली एक संस्था है, यानी जिन संस्थाओं को हम इन पार्लियामेंट्री कंट्रोल जिनके रेलवे बजट पर जो करती है, जिन संस्थाओं के थ्रू, उसमें एक है नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल। ठीक है। इसको हिंदी में भी अगर लिख दे तो ऐसा लिखेंगे, राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता सलाहकार परिषद। इसका नाम दिमाग में रख लीजिए, नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता सलाहकार परिषद। इसकी भूमिका क्या है? संसद सदस्य इस परिषद में सेवा करके रेलवे के परिचालन और उसके उपयोगकर्ताओं से संबंधित मुद्दों पर सीधे नियंत्रण रखते हैं। यह परिषद है, यह रेलवे के अधिकारियों, संसद के सदस्यों और अन्य हितधारकों के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, जिससे कि रेलवे की नीतियों पर सीधे जनता की राय का प्रभाव पड़ता है। इस परिषद का जो एक मुख्य उद्देश्य है वो है पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। यानी कि अगर हम इसमें देखें तो इसे हम, इसमें जो मुख्य हमारा ध्यान रखने लायक चीज है वह क्या है कि इसमें पारदर्शिता, इस संस्था के थ्रू पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाया जाता है, मनी सिस्टम के द्वारा किया जाता है। एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लिया कि यदि किसी क्षेत्र में यात्री ट्रेनों की संख्या में कमी आई है, तो उस क्षेत्र का सांसद इस परिषद में यह मुद्दा उठा सकता है और परिचालन में सुधार की मांग कर सकता है। अक्सर ही मंत्री लोग देखते होंगे कि अपने क्षेत्रों में यात्री ट्रेनों की मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि हो चुकी है और जितने जो ट्रेन है वह सफिशियंट नहीं है। इसके अलावा परिषद नए स्टॉपेज, जैसे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यात्री सुविधाओं में सुधार या ट्रेनों के समय में बदलाव जैसे मुद्दों पर भी चर्चा कर सकती है। इस योजना के तहत एक फॉर द एग्जाम्पल देखा जाए तो अभी रिसेंट के हिसाब से एक डॉक्यूमेंट के तकरीबन 1350 के आसपास ऐसे स्टेशनों की जो अमृत भारत स्टेशन में चुनाव किया गया था, जहां पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी। तो हमें अक्सर यह देखते होंगे कि जो हमारे सांसद हैं, जब भी वो नए ट्रेनों की मांग करते हैं, नए स्टेशन की मांग करते हैं, या स्टेशन पर नए स्टॉपेज की मांग करते हैं, या ट्रेनों के समय में बदलाव की मांग करते हैं, तो अभी तक आपने देखा होगा कि मांग करते हैं तो वो किस, कहां पर मांग करते हैं, किस काउंसिल में जाकर के मांग करते हैं। संसद में तो हमने देखा ही है, संसद में तो खुलेआम चर्चा होती है इसलिए पता चल जाता है। पर उसके पूर्व में ये जो नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल है, यहाँ पर इस संबंध में मांग की जाती है। तो ये शायद, अगर आप जिन्होंने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो तो शायद ये पहली बार समझने में आया होगा कि नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल होती है, उसमें हमारे सांसद या जनता के प्रतिनिधि तो दूसरे प्रतिनिधि है, वहां पर ये सूचनाएं या ये रिक्वायरमेंट भेज करके इन पर नियंत्रण किया जा सकता है।
अब आते हैं दूसरा। दूसरा उसे अक्सर आप लोग जानते होंगे, बड़ा नाम फेमस है, पीएसी। सबको पता होगा पीएससी। इसका पब्लिक, ये फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कई बार, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। कमेटी। ठीक है। इसकी स्पेलिंग कभी लिखना हो तो बड़ा ध्यानपूर्वक रखिएगा, बहुत कुछ डबल डबल आता है इसमें। ठीक है। इसे हिंदी में अगर हम लिखें, हिंदी में लिखने का प्रयास करते हैं, तो इसका हो जाएगा, पब्लिक का हो गया लोक, अकाउंट का हो गया लेखा, और समिति कमेटी से। का हो गया समिति। तो लोक लेखा समिति, यह समिति भारत सरकार के खर्चों के खातों की जांच करती है। इसका जो उद्देश्य है वह क्या है? खर्चों के खाते, खाली खर्चा नहीं करना है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन भी करना है। तो खर्चों के खाते की जांच करना, तो पीएससी का काम है कि भारत सरकार के खर्चों के खातों की जांच करना। और यह भारत सरकार के खर्चों के खातों की भी जांच करती है, और रेलवे में जो खर्च होते हैं उनकी भी जांच करती है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि रेलवे द्वारा जो खर्च किया गया पैसा है, वह जिस उद्देश्य के लिए दिया गया है उसी उद्देश्य के लिए खर्च किया गया है या नहीं। मान लिया कि संसद ने जिस कार्य हेतु धन दिया है, तो क्या उसी कार्य के लिए खर्च हुआ है या किसी अन्य कार्य कार्य के लिए खर्च तो नहीं हो गया है। यह समिति जो है, यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट की भी समीक्षा करती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर है, यह जो सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट होती है, ये संसद की संस्था है, ऑडिट रिपोर्ट होती है, इसकी भी समीक्षा करती है। अगर कोई खर्चों में पाई गई अनियमितताएं पाई जाती है तो इसके ऊपर प्रकाश डालती है और संसद को इस संबंध में जानकारी देती है। इस प्रकार से इसे एक नाम दिया गया है, पीएससी कमेटी को, इसको नाम दिया जाता है संसद का प्रहरी। ठीक है। इसे अगर अंग्रेजी में बोलें तो अंग्रेजी में इसे बोलते हैं वॉचडॉग। तो कभी यह सवाल अगर पूछा गया कि किस संस्था को संसद का वॉचडॉग या सिंपली वॉचडॉग या संसद का प्रहरी कहा जाता है, तो उसे पीएससी को कहा जाता है। ये थोड़ा सा, अगर जिन्होंने कम पढ़ा होगा पीएससी के बारे में, तो ये शायद ये शब्द आपको पहली बार सुनने को मिला होगा, संसद का प्रहरी या वॉचडॉग किस संस्था को, फाइनेंशियल संस्था को कहा जाता है। एक दस्तावेज के अनुसार से 1 अप्रैल 2025 तक रेलवे की 431 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं स्वीकृत थी, जिनकी लागत लगभग 6.75 लाख करोड़ रुपए थी। सीएजी की रिपोर्ट में यह पाया गया कि नई लाइनें के लिए आवंटित धन का एक बड़ा सा हिस्सा बिना किसी उचित प्रक्रिया के किसी अन्य आइटम में या किसी अन्य मद में खर्च कर दिया गया। तो फिर क्या होगा कि पीएससी इस मामले की गहन जांच करेगी और संबंधित अधिकारियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेगी। जो कि हमने बात किया था कि जिस चीज के लिए पैसा दिया गया है वहीं पर खर्च करना है। इसमें क्या देखा गया कि जो पैसा खर्च किया गया था 6.75 लाख करोड़, वो न्यू लाइन के लिए किया गया था, पर उसमें से 1-2 करोड़ या 3 करोड़ रुपया बिना उस पैसे को ट्रांसफर किए हुए उचित प्रक्रिया के किसी अन्य एक्सपेंडिचर में ले लिया गया। तो ऐसा अगर पाया जाता है तो पीएससी इस मामले की जांच करेगी और फिर जो जो उसमें रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेगी। तो ये इसका मुख्य काम था पीएससी का। अब हम तीसरी संस्था के पास चलते हैं, जिसे एस्टीमेट कमेटी कहा जाता है। एस्टीमेट्स तो हमने खुद काफी पढ़ा देखा है, तो उसमें एस्टीमेट कमेटी, हिंदी में अगर इसे लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं प्राक्कलन समिति। यह समिति रेलवे के जो एस्टिमेट्स होते हैं उनकी जांच करती है और उन पर रिपोर्ट तय करती है। तो इसका पहला काम क्या हुआ कि रेलवे एस्टिमेट्स की जांच करना, रेलवे एस्टिमेट्स की जांच करना, और दूसरा उन उन जांच के आधार पर रिपोर्ट तय करना।
साथ ही साथ यह एस्टिमेट कमेटी जो प्रशासन में जैसे कि एक्सपर्टाइज कैसे आए, दक्षता कैसे आए, और अर्थव्यवस्था में सुधार कैसे लाया जाए, में सुधार कैसे लाया जाए, तो इसके लिए भी सुझाव देती है। साथ ही साथ यह समिति जो फाइनेंशियल ईयर्स है उसके दौरान में जो रेलवे के द्वारा खर्च किए गए हैं, तीसरा देखें कि रेलवे फाइनेंशियल ईयर में किए गए खर्च, जो भी खर्च किया गया है, खर्च का मूल्यांकन करती है। जो तो यहाँ जैसे एक पीएससी वाला भी कुछ प्रकार का जांच कर रहा था, यहाँ एस्टीमेट कमेटी भी यहाँ पर वित्तीय वर्ष के दौरान में जो रेलवे खर्च किया गया उस धन के खर्चों की जांच करती है। वह भी यह देखती है कि पैसा सही तरीके से खर्च किया गया है कि नहीं किया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसा अधिक खर्च तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से यह एक सलाहकार समिति होती है। यह सलाहकार समिति के रूप में भी कार्य करती है, और यह सरकार को इस जो भविष्य के खर्चे हैं, भविष्य में होने वाले खर्चे हैं, भविष्य में होने वाले खर्चों पर सलाह देती है। ये सब देखती है कि कहाँ कहाँ पर कितना पैसा खर्च किया गया, कहीं अधिक तो नहीं खर्च कर दिया गया है। तो इस प्रकार अधिक जो पैसा खर्च हो रहा है उस खर्चे पर वो जानकारी भी देगी और साथ साथ में भविष्य के लिए सजेशन भी देगी। एक उदाहरण के तौर पर अगर लें, एक दस्तावेज में बताया गया कि 2014 से लेकर 2025 के बीच में 13,426 जो आरओबी और आरयूबी का निर्माण किया गया। उसे मैं अगर यहाँ पर लिखूं, फॉर द एग्जाम्पल है, इसे एक्यूरेट मानने की जरूरत नहीं है। 2014 से लेकर के 2025, 2025 के बीच में इसमें क्या किया गया कि 13,426 आरओबी एंड आरयूबी का निर्माण किया गया। 2004 से लेकर के 2014 तक यह जो संख्या थी वो तकरीबन 4,148 थी। तो यहां पर क्या देखा जा रहा है कि 2004 से 14 तक में यह संख्या देख रही थी 4,148 थी, लेकिन 14 से लेकर 25 तक में पिछले 10 साल में 4,141 बनाए गए ऊपरी पुल, और जो निचली पुल बनाए गए, जो कि 14 से 25 की में 13,426 बनाए गए। तो यहां पर जो एस्टिमेट समिति है इस बात का विश्लेषण कर सकती है और सिफारिश भी कर सकती है कि इन परियोजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड डिजाइन और नई तकनीक का उपयोग किए जाना चाहिए। जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि भविष्य में होने वाले खर्चे के लिए वो सजेशन वगैरह दे सकती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस के तौर पर विकास के लिए, तो वैसा कर सकती है। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, समय भी हो चुका है। ठीक है, बाकी के जो आइटम्स हैं वो हम आगे वाले क्लासेज में ज्वाइन करने का कोशिश करेंगे।